बस याद रखना, एल्युमिनियम एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, और बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हमें देखना है कौन सा सॉल्ट बनेगा। तो सबसे पहले एल्युमिनियम की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ, और आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे एक निंजा टेक्निक क्या है, और एक टाइम आएगा जब मिलना बंद हो जाएगा, डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे NaCl का, और इसको बोला जाता है ब्राइन। क्या बोलते हैं? ब्राइन। नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यानी नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देते हैं। बिल्कुल सही है। तो सिंपल सी बात है, एसिड के साथ ये रिएक्ट होगा तो आपको कौन सा गैस देखने को मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। स्वागत है आपका DCC के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पढ़ाने के नाम पे सिर्फ पढ़ाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम 10th साइंस का चैप्टर 2 जो कि है एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट, इसको कवर करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का 5th पार्ट है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस पार्ट चेकआउट नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके पहले उसे चेकआउट कीजिए और फिर इसे कंटिन्यू कीजिए। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले एक बात जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम किस टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सिंपली मिड टर्म में जिस भी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, फिर वो चाहे MCQs हो, रीजन असर्शन हो, केस स्टडी हो, या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, आपको सभी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आज कुछ नया सीख के जाएंगे और सिंपली ये आपकी मिड टर्म के प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगा। तो आइए डायरेक्ट जंप करते हैं क्वेश्चन पे। तो आइए जो है पहले MCQs के क्वेश्चंस को करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि फॉलोइंग टेबल शोज द pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन A, B, C and D on pH scale. The solution A, B, C and D respectively are of a, यानी कि आपको ये pH स्केल दिख रहा होगा। इस pH स्केल पे जो है, pH स्केल पे 4 सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट किया गया है, A, B, C एंड D, और कहा गया है कि इनका नेचर जो है क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि pH स्केल पे pH वैल्यू मेजर की जाती है, और सिंपली pH क्या होता है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, और पोटेंस का मतलब होता है पोटेंशियल, यानी सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है, ये मेजर करता है pH स्केल। तो यहाँ पे pH स्केल में आपको 0 से लेके 14 तक नंबर लिखा हुआ दिखेगा, और उसमें जो 0 to 6 होते हैं ये एसिडिक नेचर वाले होते हैं, यानी जिनका pH 0 to 6 आता है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और जिनका 7 आता है वो न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल। और वहीं पे 8 to 14 वाले जो होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के। अब इसमें भी याद रखना है कि सिंपली 0 to 3 वाले जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, और वहीं पे जो 4 to 6 वाले होंगे वो वीक एसिड होंगे। क्या होंगे? वीक एसिड। वहीं पे इसमें भी याद रखना है कि 8 to जो 10 वाले होंगे वो वीक बेस होंगे, और वहीं पे जो है 11 to 14 वाले जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। तो ये याद रखना है। अब आप खुद भी कर लेंगे, जैसे कि D जो है वो सिंपली 1 to 3 में आ रहा है, और आपको पता है कि 1 to 3 वाले क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे ऐसे याद रखना है कि जो D वाला है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब देखते हैं D वाले में किस में स्ट्रॉन्ग एसिड आ रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन में D में क्या रखा है? स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये गलत है। वही आपके जो B ऑप्शन में भी स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है, ये भी गलत है। वही C में जो है आपने वीक बेस दे रखा है, ये भी गलत है। D ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा कि D सॉल्यूशन को स्ट्रॉन्ग एसिड कहा गया है। और अगर आप लाइन से भी चलोगे तो यहाँ पे देखो जो आपका A है वो 5 पे आ रहा है, यानी वीक एसिड। अब A देखो, वीक एसिड भी इसमें आ गया। वहीं पे B में जो है 7 यानी न्यूट्रल। अब देखो इसमें B पे न्यूट्रल भी आ गया, और वहीं पे आके C देखोगे तो 13-14 में आ रहा है, और यहाँ पे देखोगे 11 to 14 वाले स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग बेस और D बता ही दिया, तो इसका आंसर है D। क्या है इसका आंसर? D। ठीक है। वहीं पे सेकंड क्वेश्चन को देखे, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी आपको इन रिएक्शंस को ध्यान से देखना है।
ठीक है, क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वही मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इट इज फाउंड इन ईच केस, यानी कि आपको बताना है इन चारों में से कौन सा इन तीनों के लिए बेस्ट सूट करेगा। तो पहले हम जो है थोड़ा क्लीन कर लेते हैं बोर्ड को। तो सबसे पहले देखो, पहले केस में जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। हम जानते हैं जब भी कोई एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। तो सिंपल बात है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या मिलेगा? सॉल्ट और वाटर मिलेगा। वहीं पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि आपको पता होना चाहिए कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड या बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के। और इनके रिएक्शन की बात हो रही है किसके साथ? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, एक एसिड के साथ। तो अगेन बेसिक नेचर वाला चीज एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर बनेगा। वहीं पे अगर तीसरे को देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। और इसकी रिएक्शन की बात हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस के साथ। तो अगेन एक एसिडिक नेचर और बेस आप रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब भी एसिड या एसिडिक नेचर का रिएक्शन बेस या बेसिक नेचर के साथ होता है तो प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर बनता है। तो तीनों ही केसों में सॉल्ट और वाटर दिख रहा है। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप पहला ऑप्शन देखो, ए सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म, तो इसका आंसर हो गया ए। वही थर्ड क्वेश्चन की बात करें, ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम एंड जिंक आर, यानी जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड होगा जो कि Al2O3 होता है, और जिंक का ऑक्साइड होगा जो कि ZnO होता है, ये क्या होंगे? तो आपको याद रखना है ये है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या है? एम्फोटेरिक। अब आप कहोगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो कर देते हैं उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। जबकि आपने जाना हुआ है कि ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर शो करते हैं, लेकिन एम्फोटेरिक ऑक्साइड स्पेशल टाइप के मेटल ऑक्साइड हो गए जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो कर देते हैं। तो दोनों के दोनों नेचर शो कर देते हैं, इसीलिए दोनों क्या हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। वहीं पे फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, when sodium bicarbonate react with dilute hydrochloric acid the gas evolved, यानी जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो कौन सा गैस निकलेगा? तो आपको याद रखना है कि एसिड चाहे मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करे, दोनों ही केसों में जो है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या दिया था? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका भी फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो ये जो है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सिंपल सी बात है, एसिड के साथ ये रिएक्ट होगा तो आपको कौन सा गैस देखने को मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी भी है, या इसको कंफर्म करने का एक तरीका है, इसे लाइम वाटर से यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास करते हैं तो ये उसे मिल्की वाइट कर देता है, यानी दूध की तरह सफेद कर देता है। यानी हमारा आंसर हो गया सी। वही फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, सेलेक्ट ए पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का इनमें से कौन सा पेयर है उसे सेलेक्ट करना है। अब आप सोचेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपना ऑर्डर या स्मेल चेंज करके हमें डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं एसिडिक और बेसिक नेचर वाले सब्सटेंस में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हमारा आंसर है ए, क्लोव ऑयल और वेनिला एसेंस। यानी क्लोव ऑयल और वेनिला एसेंस जो होते हैं ये इसमें आ गए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर में आ गए, और ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इनके लिए जो आपके विजुअली चैलेंज्ड होते हैं या ब्लाइंड होते हैं। क्योंकि कलर से तो नहीं पता कर सकते, जैसे लिटमस पेपर वगैरह से हम पता करते हैं कलर चेंज करके कि कोई एसिडिक है कि बेसिक, तो उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है, यानी कारगर होता है। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं बी ऑप्शन देखूं तो अनियन तो ऑल्फैक्टरी है लेकिन टर्मरिक नेचुरल है, क्लोव ऑयल तो आपकी ऑल्फैक्टरी है लेकिन लिटमस पेपर नेचुरल है, वेनिला तो ऑल्फैक्टरी है लेकिन मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक है। तो यानी बाकी के 3 पेयर में एक आपके जो है ऑल्फैक्टरी है, जो साथ में दिया हुआ है वो या तो नेचुरल है सिंथेटिक है,
इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया ए। आइए अब रीजन असर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है रीजन असर्शन जो होती हैं इनमें दो स्टेटमेंट दिया जाता है। एक स्टेटमेंट असर्शन के नाम से आना आता है, दूसरा स्टेटमेंट रीजन के नाम से आना जाता है, और 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं इसके लिए। पहला ऑप्शन होता है कि असर्शन जो है सही है, रीजन भी सही है, यानी दोनों सही हैं, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। दूसरा ऑप्शन मिलता है कि असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तीसरा होता है कि असर्शन सही है, रीजन गलत है, और चौथा होता है कि असर्शन गलत है, रीजन सही है। तो अब हम जो भी क्वेश्चन देखेंगे उनका आंसर इन चारों में से ही एक होगा, जैसा कि आपको ऊपर में 4 ऑप्शन दिख रहा है, इन्हीं में से कोई आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो इंग्रेडिएंट की तरह यूज होता है एंटासिड में। अब आप कहेंगे एंटासिड क्या होता है, तो बेसिकली ये बेसिक नेचर का होता है, और जब भी स्टमक में एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, जिस कंडीशन को हम एसिडिटी कहते हैं, तब ये आपके कंज्यूम किया जाता है न्यूट्रलाइज करने के लिए, और उस टाइम पे जो इन्फ्लेमेशन होता है बर्निंग, उसको कम करने के लिए। तो यहाँ पे ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि खुद एक बेसिक नेचर का है, तो एंटासिड जो बेसिक नेचर की चीज़ होती है उसे बनाने में यूज में आता है। वहीं पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट, और कहा गया है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट होता है, तो ये भी सही है। असर्शन और रीजन दोनों सही है, और इसके बेसिक नेचर होने की वजह से इसे किस में यूज किया जा रहा है, एंटासिड में यूज किया जा रहा है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यानी हमारा आंसर हो गया ए, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। वहीं पे अगर सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो बेसेस चेंज रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू, यानी बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को कैसे में चेंज कर देते हैं, ब्लू। और ये आप जानते होंगे कि बेसिस की प्रॉपर्टी होती है कि रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। वहीं पे रीजन के नाम पे बेसिस गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, और आप ये भी जानते होंगे कि कोई भी बेस को, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ही ले लेता हूँ, इसको जब हम पानी पे डालेंगे तो ये जो है स्प्लिट हो जाता है Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। कहने का मतलब क्या है कि बेसेस जो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH आयन देते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपके सही है, और इसी वजह से जो बेसेस होते हैं वो बेसिक नेचर शो कर पाते हैं। अगर कोई पूछेगा बेसेस बेसिक नेचर कैसे शो करते हैं, तो बोलना ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन और वाटर। तो यानी ये इसको एक्सप्लेन भी करता है, इसी की वजह से वो बेसिक नेचर शो करता है, और रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। तो यानी इसका आंसर भी क्या हो गया, ए, कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, वही थर्ड क्वेश्चन को देखें। क्लोव ऑयल इज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, यानी असर्शन के नाम पे दिया है क्लोव ऑयल जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, और हम जानते हैं हाँ ये सही है, क्योंकि क्लोव ऑयल किस में आता है, ऑर्डर चेंज करके एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है, तो सही स्टेटमेंट है। वही रीजन के नाम पे स्मेल ऑफ क्लोव ऑयल कैन बी कैरेक्टराइज्ड इन एसिडिक मीडियम बट इट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन बेसिक मीडियम, और ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में जो क्लोव ऑयल का कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो आता रहता है, वही बेसिक मीडियम में वो डिसअपियर हो जाता है, तो पता ही चलता। इसी वजह से वो आपके क्या है, एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह काम कर पाता है। यानी कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन उसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका आंसर भी क्या हो गया, ए। अब करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन को। तो क्या दिया है असर्शन के नाम पे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यानी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देते हैं, बिल्कुल सही है। इसी आपके वीडियो में हमने स्टार्टिंग पढ़ा था कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो रीजन के नाम पे दिया है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। अब दिमाग लगाओ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होगा तभी तो वो दे रहा है बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि रीजन भी सही है, और इसी की वजह से वो सॉल्ट और वाटर दे पा रहा है, तो यानी इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो यानी इसका आंसर भी हो गया ए,
आइए अब फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। तो असर्शन के नाम पे दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। वहीं रीजन के नाम पे दिया है ऑन डिसोसिएशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन लेसर हाइड्रोजन फॉर द सेम कॉन्सेंट्रेशन एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड। यानी ये तो आप सब भी जानते होंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है किससे, एसिटिक एसिड से। और ये कैसे आपके पता चलता है, तो जब हम पीएच मेजर करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो 1 to 3 के बीच में आता है। वही एसिटिक एसिड का जब हम पीएच देखते हैं तो वो 4 to 6 के बीच में आता है। और 1 to 3 वाले स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वहीं पे आपके सिंपली 4 to 6 वाले वीक एसिड होते हैं। तो पहला असर्शन तो सही है। वहीं रीजन के नाम पे देखें तो डिसोसिएशन में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है कम हाइड्रोजन आयन देता है, ये बिल्कुल गलत बात है। जो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर में ज़्यादा हाइड्रोजन देते हैं, कम नहीं। तो यानी कि आपका जो रीज़न है वो गलत है। और ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें कि असर्शन सही होता है और रीज़न जो है गलत होता है, वो कौन सा ऑप्शन है, सी। तो इसी के साथ जो है हमने रीज़न असर्शन के सारे क्वेश्चन कर लिए। आइए अब केस स्टडी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए क्योंकि 4 मार्कर में आता है, तो सही से समझना है इसे भी। तो यहाँ पे आपको केस स्टडी में है क्या कि मेनली आपको एक केस दे देते हैं पैराग्राफ के फॉर्म में, और उसको पढ़ के आपको समझना होता है और उसके समझने के बेसिस पे आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि एक तरह से अनसीन पैसेज जैसे इंग्लिश में आता है वैसा होगा कि हमें पैसे से ही आंसर मिल जाएंगे। नहीं, यहाँ पे आपको पैराग्राफ देने का मतलब होता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आने वाले हैं और उसके बेसिस पे आप आंसर दे पाओ। तो आइए डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, आप केस आपके ऊपर देख लेना। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट अगर पार्ट की बात करें पहले क्वेश्चन की, तो फॉर द सॉल्यूशन प्रोवाइडेड विच ग्रुप इज आर लाइकली टू हैव पीएच वैल्यू लेस देन 7, यानी कौन से ग्रुप का पीएच वैल्यू 7 से नीचे होगा। तो जो भी ग्रुप में एसिड्स होंगे उनका पीएच 7 से कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 to जो 6 वाले होते हैं वो एसिड्स होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एक ग्रुप में लेमन जूस है, विनेगर है और कलरलेस एरेटेड ड्रिंक है। और लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, और वही एरेटेड ड्रिंक में जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो एसिडिक नेचर का होता है। तो कहने का मतलब सारे एसिडिक नेचर के हैं या एसिड्स हैं हर में। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि इनका पीएच 7 से नीचे होगा। वही टमाटो जो है इसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है तो एक एसिड है। वही कॉफ़ी और जिंजर भी क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी ग्रुप तो है ही जिसका पीएच 7 से कम होगा। आइए एक बार सी को भी देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड और लाइम वाटर, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, 7 से ज़्यादा पीएच होगा। वही सोडियम क्लोराइड जो है न्यूट्रल के अंदर आता है, स्लाइटली आपके बेसिक साइड में होता है, तो 7 के आसपास पीएच होता है। वही लाइम वाटर अगेन बेसिक नेचर का होता है, मेटल ऑक्साइड है, CaO होता है इसका फॉर्मूला। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारे बेसिक नेचर वाले हैं, 7 या उससे ज़्यादा पीएच वाले होंगे। तो सी नहीं आएगा लेस देन 7 भी, ये आएगा देखो बी पार्ट में ग्रेटर देन 7 जिनका पीएच होगा। तो ग्रुप सी का ग्रेटर देन क्या होगा, 7 पीएच होगा। वहीं पे अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं तो लिस्ट 2 वेज ऑफ डिटरमाइनिंग पीएच ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का पीएच जानने के लिए 2 आपको क्या बताने हैं, वेज बताने हैं। तो एक तो आपको याद रखना है पीएच पेपर होता है, ठीक है, जिसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। उसकी मदद से क्योंकि वो पीएच बता देता है और पीएच के अकॉर्डिंग हम जो है जान लेते हैं कोई चीज़ एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। और दूसरा तरीका है पीएच मीटर। पीएच मीटर जो है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इससे भी हम पीएच को पता कर पाते हैं। लेबोरेटरी वगैरह में 11-12 क्लास में जब जाओगे तो केमिस्ट्री लैब में इजीली देखने को मिल जाता है। तो पीएच पेपर यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर से और पीएच मीटर से जो है हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं पीएच सॉल्यूशन का। वही थर्ड क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन व्हाई द सॉर्ट सब्सटेंस सच एज लेमन जूस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द टर्निश्ड कॉपर वेसल। यानी कि क्यों सॉर्ट सब्सटेंस जो होते हैं वो कारगर होते हैं किसको, मैले कॉपर के जो भी आगे बर्तन होंगे उसे साफ करने के लिए। तो यहाँ पे ऐसे याद रखना है
कि कॉपर का जो बर्तन होता है वो पहले मैला होता कैसे है। तो आपको पता होना चाहिए कॉपर जो एयर में प्रेजेंट मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे रिएक्ट करके जो है ग्रीन कलर का कॉपर कार्बोनेट का अपने ऊपर लेयर बना लेता है, जिस वजह से वो क्या हो जाता है, टार्निश्ड हो जाता है, यानी मैला हो जाता है। ये याद रखना है। अब सवाल आता है कि ये जो आपके क्या होता है, हमारा कॉपर कार्बोनेट का लेयर होता है, इसलिए बेसिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। और वहीं पे जो सॉर सब्सटेंस होते हैं, क्या होते हैं? सॉर सब्सटेंस। ये कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जब सॉर सब्सटेंस से हम टार्निश्ड कॉपर वेसल को क्लीन करेंगे तो जो एसिड प्रेजेंट होगा सॉर सब्सटेंस में वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट लेयर को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिस वजह से हमारा टार्निश्ड कॉपर वेसल क्लीन हो जाता है। इसीलिए सॉर सब्सटेंस इफेक्टिव होता है टार्निश्ड कॉपर वेसल को क्लीन करने में। ठीक है, यही था इसका आंसर। वहीं पे ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जाता है, आप लोग इसे करना, बहुत इजी है कि पीएच जो है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है हमारे डेली लाइफ में। इसको आपके स्टेटमेंट को क्या करना है, एग्जाम्पल के थ्रू जस्टिफाई करना है। तो मैं ऐसे ही आपको इसका हिंट दे देता हूँ, आप इसको खुद कर लेना। ठीक है, तो आप सिंपल बोलोगे पीएच की वजह से हमारे डेली लाइफ में काफ़ी चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं। जैसे हमारे स्टमक में डाइजेशन, हमारा जो स्टमक होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो 1.5 से 2.5 के पीएच रेंज में काम करता है। ज़्यादा एसिड हो जाए तो बर्निंग इन्फ्लेमेशन होती है, एसिडिटी, जिसके लिए हम एंटी एसिड वगैरह लेते हैं उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। वैसे ही अगर रेन का पीएच जो होता है वो 5.5 से कम हो जाता है तो उस रेन को एसिडिक रेन कहते हैं, और वो हमारे क्रॉप के लिए, मॉन्यूमेंट के लिए बहुत ही क्या होता है, हार्मफुल होता है, उसे डैमेज करता है। तो इस तरीके से रेन वाटर का पीएच, हमारे स्टमक का पीएच, ये एग्जांपल्स हो जाएंगे और इससे आप समझ सकते हो पीएच का कितना इंपॉर्टेंस हमारे डेली लाइफ में। अब वहीं पे अगर हम सेकेंड क्वेश्चन को देखें केस स्टडी के, तो यहाँ पे आपको अगेन एक पैराग्राफ दिया है, इसको आप लोग एक बार जो है गो थ्रू कर लेना, क्योंकि इसी से समझ आएगा किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। मैं डायरेक्ट जब करता हूँ क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट विथ एसिड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको याद रखना है एसिड के साथ या तो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करके सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ढूंढना है। तो आप देखो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कौन सा मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है? तो ये आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्या है बताइए, मेटल कार्बोनेट है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। वही सेकेंड क्वेश्चन को देखें, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 135 ग्राम ऑफ सॉलिड लेफ्ट बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। सबसे पहले आपको देखना है इस टेबल में टोटल सॉल्ट कितना बना है, 45 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है 45, ठीक है, और ग्राम में लिए तो ग्राम, और 45 ग्राम से आप देखना कि यहाँ पे कितना टाइम्स ज़्यादा दे दिया है हमें आपके सॉल्ट, तो 135 ग्राम दे दिया है। यानी 45 को अगर आप 3 टाइम्स करोगे तो 135 आता है। और 45 ग्राम में कितना जो है हमारा क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट है 6 ग्राम, यहाँ देख सकते हैं 6 ग्राम। तो यानी 45 में अगर 6 ग्राम जो है मास से हमारा मैग्नीशियम सल्फेट है, तो सिंपल सी बात है कि 45 से 3 टाइम ज़्यादा हमारा ले लिया, ये 135 ग्राम सॉल्ट ले लिया टोटल। तो वहीं पे आपके इसमें अगर मैग्नीशियम सॉल्ट की बात करेंगे तो 6 ग्राम था किसमें, 45 ग्राम भी, देखो 45 में 6 ग्राम था। तो अब जो है आपके अगर हम देखें कितना ज़्यादा जो है बनेगा इसमें, तो जैसे 45 से 3 टाइम्स 135 ज़्यादा है, वैसे 6 को 3 से इंटू कर दो तो 18 ग्राम जो है मैग्नीशियम सल्फेट जो हमारा सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या समझ आया कि 45 में 6 ग्राम था, तो 135 में कितना होगा, तो आप देखो 45 से 135 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो वही 6 से 3 टाइम्स ज़्यादा कर दो 18 ग्राम। थर्ड पार्ट को देखें तो व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड। सोडियम क्लोराइड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, यानी NaCl और वाटर मिला दें, तब तक मिलाएं
जब तक कि मिल रहा हो, और एक टाइम आएगा जब मिलना बंद हो जाएगा, डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा, उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे NaCl का, और इसको बोला जाता है ब्राइन। क्या बोलते हैं? ब्राइन। तो यहाँ पे आंसर है ए, ब्राइन। वही फोर्थ को देखें, व्हाट इज द pH ऑफ एसिड विच इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, यानी कॉमन सॉल्ट बनाने में जो एसिड यूज होता है उसका pH क्या होगा। आपको पता है कॉमन सॉल्ट बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और सोडियम हाइड्रोक्साइड के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। देखिए कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, और साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो वाटर बनेगा। तो कॉमन सॉल्ट बनने में कौन सा एसिड जो यूज हुआ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका pH 1 to 3 के बीच में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो ए, ये हमारा आंसर था। तो इस तरीके से केस स्टडी के क्वेश्चंस भी हमने कर लिए जो प्रीवियस ईयर में रिपीट होते हुए दिखाई दिए हैं। आइए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 मार्कर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पे आपसे 2 चीज़ें पूछी गई है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट है, इसे जस्टिफाई करो, और साथ में इसी आपके जो है किससे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं ये बताना है। तो सिंपल समझो कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसे। तो इसे बनाने के लिए क्या क्या यूज़ होता है ये समझो। सबसे पहले इसे बनाने के लिए एक जो है क्या आपका सिंपली स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ होता है जिसे कहते हैं NaOH, और वहीं पे एक वीक एसिड यूज होता है जिसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। तो यानी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से जो है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है। तो जब भी स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड जो है रिएक्ट करते हैं तो बेसिक सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? बेसिक सॉल्ट। अगर इस रिएक्शन को दिखाऊं तो यहाँ पे जो आपका NaHCO3 प्लस जो है H2O बनेगा। तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना तो ये क्या हो जाएगा? बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। तो यही बता देना कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ वीक एसिड कार्बोनिक एसिड, दैट्स व्हाई इट इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, और बेसिक सॉल्ट। और कहा गया है कि वॉशिंग सोडा इससे कैसे बनाया जाएगा। तो जब भी हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं, हीट के लिए हम ट्रायंगल दिखाते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। और इसी सोडियम कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं 10 मॉलिक्यूल वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है Na2CO3.10H2O, और इसी को हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। तो अगर कोई पूछेगा कि कैसे जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से वॉशिंग सोडा बनता है, तो बोलोगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने पर वो स्प्लिट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और सोडियम कार्बोनेट को जब हम वाटर से रिएक्ट करवाते हैं 10 मॉलिक्यूल तो हमारा वॉशिंग सोडा बनता है। ये हमारा वॉशिंग सोडा है, नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्योंकि 10 मॉलिक्यूल है तो डेकाहाइड्रेट। ठीक है, और यही आपके वॉशिंग सोडा कहलाता है कॉमन। काफ़ी आपके बोर्ड जो है भर गया आपके आंसर से, तो पहले स्पेस बना लेते हैं फिर आगे का क्वेश्चन करते हैं। अब जो है हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो 2 सॉल्यूशन M and N गिव रेड एंड ब्लू कलर रिस्पेक्टिवली विथ ए यूनिवर्सल इंडिकेटर। यानी आपको जो है M और N दिया हुआ है, ये रेड और ब्लू कलर जो है देते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर पे। तो क्या कहा गया क्वेश्चन में, इन विच सॉल्यूशन विल द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बी मोर, यानी इनमें से किस में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन एसिड में ज़्यादा होती है, और एसिड जो होते हैं ब्लू को रेड करते हैं, तो जो रेड में टर्न कर रहा है वो होगा। तो यानी M जो है वो रेड में कर रहा है, तो हमारा फर्स्ट का जो आंसर है M जो होगा इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा, क्योंकि ये क्या होगा, एसिडिक होगा, और एसिड्स के पास हाइड्रोजन आयन क्या होता है, ज़्यादा होता है। वहीं पे अगर सेकेंड की बात करें
If both M and N solution are mixed and the resultant mixture is tested with a universal indicator, it turns green. यानी कहा कि M और N दोनों को मिक्स कर देंगे तो आपके सिंपल यूनिवर्सल इंडिकेटर पे तो ग्रीन कलर देगा. सो व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्ट फॉर्म? जो आपके सॉल्ट फॉर्म होगा उसका नेचर क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि M एसिडिक नेचर का है क्योंकि ये ब्लू आपके यूनिवर्सल इंडिकेटर पे रेड कलर दे रहा है, और वहीं पे N जो है वो बेसिक है. देखो ये एसिडिक है और ये बेसिक है, और आप सब जानते हैं कि बेसिक चीज़ जो होती है वो रेड को ब्लू करती है, या सिंपली ब्लू कलर देगी यूनिवर्सल इंडिकेटर पे. तो यानी एसिडिक और बेसिक को मिलाने की बात कर रहे हैं तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, और ये काइंड ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात हो रही है. तो नेचर क्या होगा जो सॉल्ट बनेगा? न्यूट्रल. ये याद रखना है. 3 मार्कर क्वेश्चंस को देखते हैं. तो पहला, सजेस्ट ए सेम प्रोसीजर ऑफ डाइल्यूटिंग ए स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. यानी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते समय किस आपके प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए जो सेफ होगा, या कैसे प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए. तो यहाँ पे सिंपल आपको याद रखना है, सेफ्टी गॉगल्स पहनना है. ठीक है. दूसरा याद रखना है कि एसिड को मिलाना है वाटर में, वो भी ड्रॉप करके. ठीक. और तीसरा, एसिड रेसिस्टेंट ग्लव पहनना है. तो कौन से आपके जो है सिंपली प्रोसीजर फॉलो करने हैं? पहला, सेफ्टी गॉगल वियर करना है, सेफ्टी गॉगल्स वियर करना है. ठीक है. दूसरा जो है क्या, एसिड रेसिस्टेंट ग्लव्स वियर करने हैं. और तीसरा, मिक्स एसिड इन वाटर, यानी वाटर में एसिड करना है ड्रॉप वाइज, वो भी ड्रॉप वाइज. तो 3 प्रोसीजर फॉलो करने हैं. अब आप सोचेंगे कि ये क्यों करना है? तो सिंपल, जो एसिड की वाटर के साथ रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक होती है. तो जैसे ही आप वाटर को एसिड में डालोगे तो क्या होगा, हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा, जिस वजह से जो क्या होंगे, एसिड के या सॉल्यूशन के ड्रॉप्स होंगे वो स्प्लैश आउट होंगे जो आपको बर्न कर सकते हैं. तो इसी को देखते हुए क्या कहा जाता है कि सिंपली एसिड को ड्रॉप करके जो है वाटर में डालो स्टीयर करते वक्त. और ये जो स्प्लैश उड़ सकता है, इससे बचने के लिए सेफ्टी गॉगल और ग्लव्स पहनने के लिए कहा जाता है, वो भी एसिड रेसिस्टेंट ग्लव. ठीक है. अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे. नेम द सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड राइट इट्स pH. यानी कहा गया आपके सॉल्ट का नाम बताना है जब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में. तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4. और वहीं पे अब इसकी रिएक्शन किससे हो रही है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से. और जब भी ऐसी कोई रिएक्शन होती है ना, तो इसका एक निंजा टेक्निक है, वो याद रखना कि सिंपली जो मेटल प्रेजेंट है बेस में, या जो भी चीज़ ली गई है वहाँ पे जो मेटल दिख रहा है, उसको एसिड के नॉन हाइड्रोजन पार्ट से जोड़ दो. तो हमारा क्या बनेगा? Na2SO4, सोडियम सल्फेट सॉल्ट बनेगा. और वहीं में आपकी क्या एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है. तो आपका जो है सॉल्ट के साथ क्या बनता है? वाटर बनता है. तो यहाँ पे कहा गया था नेम द सॉल्ट फॉर्म. तो सॉल्ट कौन सा बना है? सोडियम सल्फेट. क्या बोलोगे? कौन सा सॉल्ट बना? सोडियम सल्फेट. सोडियम सल्फेट. ठीक है. और रिएक्शन भी मैंने दिखा दिया. सॉल्ट कौन सा बना? सोडियम सल्फेट. और रिएक्शन ये हुई होगी. वहीं पे थर्ड पार्ट में बोला हुआ है, ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर. यानी ड्राई HCl गैस जो है वो चेंज नहीं करेगा कलर ड्राई लिटमस पेपर का. वाई? तो आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक नेचर शो करने के लिए एसिड को फ्री हाइड्रोजन आयन चाहिए होता है, और ये फ्री हाइड्रोजन आयन बनता है जब वाटर होगा तभी. और दोनों ड्राई हैं तो वाटर है नहीं, हाइड्रोजन आयन फ्री बनेंगे नहीं, इस वजह से एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा. तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सिंपली. अभी क्या एसिडिक नेचर के लिए क्या होने चाहिए? फ्री हाइड्रोजन आयन विच इज फॉर्म्ड इन वाटर, जो कि किस में फॉर्म होते हैं? वाटर में. और यहाँ पे क्या होगी? ड्राई है दोनों, तो इस वजह से हाइड्रोजन आयन फॉर्म नहीं होगा, एसिडिक नेचर शो नहीं होगा. और एसिडिक नेचर शो नहीं होगा तो कलर चेंज नहीं होगा लिटमस का. बस ये याद रख लेना है. तो अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं. ठीक है. तो क्या है? राइट ए बैलेंस इक्वेशन
to show the reaction that occurs when piece of aluminum is dipped in dilute solution। ठीक है, तो यानी कहा गया है कि जब एल्युमिनियम का पीस डिप्ड किया जाएगा यानी डुबाया जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड में और सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो बतानी है रिएक्शन क्या होगी। तो वन बाय वन करके दोनों को समझते हैं। बस याद रखना, एल्युमिनियम एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, और बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हमें देखना है कौन सा सॉल्ट बनेगा। तो सबसे पहले एल्युमिनियम की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ। और आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे निंजा टेक्निक क्या है कि जब भी आपके जो है मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करे तो आपको सॉल्ट बनाने के लिए जो मेटल प्रेजेंट है उसको एसिड के नॉन हाइड्रोजन पार्ट से जोड़ देना है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम SO4 के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा बताओ, सिंपली Al2SO4 का थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, याद रखना है। वहीं पे सेकंड में भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा, लेकिन कौन सा सॉल्ट ये देखते हैं। तो एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो सिंपली बनाएगा एक सॉल्ट जिसका फॉर्मूला होता है NaAlO2 NaAlO2 और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और यहाँ पे याद रखना इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या होता है? सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, और इसको बैलेंस आप कर लेना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आइए अब इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं, बी को। राइट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गिव रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। यानी कॉपर ऑक्साइड को जब ट्रीट किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो क्या कलर आएगा। तो यहाँ पे एक रिएक्शन है इसकी, वो देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपर क्लोराइड बनेगा CuCl2, और साथ में क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड का बेसिक नेचर का होता है, कैसे नेचर का होता है? बेसिक। और बेसिक चीज़ें एसिड से रिएक्ट करती है तो सॉल्ट और वाटर बनाती है, तो H2O। और यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर जो है कॉपर के आयंस दिखेंगे, इसके वजह से जो कलर आ जाता है वो ब्लू आ जाता है, या फिर आपके जो है कह सकते हैं ब्लू ग्रीन कलर आ जाता है। तो कहा गया था कौन सा कलर आएगा, इसको आपको क्या करना है, कारण के साथ बताना है। आप बोलोगे ब्लू कलर आएगा या ब्लू ग्रीन कलर आएगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर आयरन सॉल्यूशन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर आयरन सॉल्यूशन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर आयन इन सॉल्यूशन। बस ये याद रखना आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब बात करते हैं 5 मार्कर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमने आपके लिए वो क्वेश्चन लिए हैं जो मल्टीपल टाइम प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं, तो इसको जरूर करके जाना, ठीक। तो यहाँ पे आपके 5 जो है पार्ट में दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, और क्या पूछा है, रीजन पूछा है इन सब का। तो पहले में है कि टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज डिस्टिल वाटर डज नॉट, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए फ्री आयंस होने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए टैप वाटर में सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयंस होते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। वहीं पे डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसमें ऐसा कोई आयन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो हम कहेंगे इसका रीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। और आयंस में आप याद रख सकते हो कौन कौन से आयन होते हैं, तो जैसे सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, मैग्नीशियम आयन, ठीक है, कैल्शियम आयन, ये सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं इस वजह से। तो ये हो गया। और वहीं पे आपको पता है कि डिस्टिल वाटर में आपके क्या होते हैं, आयंस नहीं होते हैं, ये बहुत कम होती हैं, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। वहीं पे बी, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस रेड वेयरएज डाइल्यूट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज। तो इसी वीडियो में हमने पहले पढ़ा कि कभी भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए हाइड्रोजन आयन फॉर्म होना चाहिए, और वो होता है वाटर में। तो जब ड्राई आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो उसके पास वाटर नहीं है, वो हाइड्रोजन आपके डिसोसिएट नहीं करेगा, तो सिंपली वो एसिडिक कैरेक्टर भी शो नहीं कर पाएगा और कलर चेंज नहीं कर पाएगा। वही डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनता है, तो एसिड वो वाटर में जो है क्या करके, सिंपली मिक्स करके, तो वहाँ पे वाटर होता है, हाइड्रोजन डिसोसिएट हो जाता है, वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर देता है। तो ये आपने कर ही लिया था। सी,
ड्यूरिंग समर सीजन मिल्कमैन यूजुअली ऐड ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। और आपको पता होना चाहिए कि बेकिंग सोडा जो होता है ये आपके क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिक। इसी वीडियो में आपने जाना था बेसिक नेचर का होता है। तो वो क्या करते हैं सिंपली कि समर के समय पे जो मिल्कमैन होते हैं, दूध बेचने वाले, वो क्या मिला देते हैं, सिंपली वो मिला देते हैं बेकिंग सोडा अपने दूध में। तो अब सवाल आता है कि वो बेकिंग सोडा जो है क्यों मिलाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो मिल्क का पीएच होता है वो 7 से थोड़ा लोअर साइड में होता है, एसिडिक होता है। अगर उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो अब कर्ड में सेट हो सकता है, नहीं दही बन सकता है और जल्दी खराब हो सकता है। तो अगर उसमें बेकिंग सोडा मिला देते हैं तो उसका पीएच थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, उसका पीएच थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और वो कर्ड बनने में थोड़ा टाइम लेता है और लंबे समय तक फ्रेश रहता है। तो 2 रीज़न की वजह से। पहला रीज़न क्या हो गया, सिंपली आपके डिले करने के लिए, डिले जो है कर्डलिंग, डिले कर्डलिंग का मतलब हो गया दही बनने का समय जो है थोड़ा डिले हो जाएगा। और दूसरा इसी की वजह से क्या होगा, मिल्क रिमेन फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम, यानी मिल्क जो है लंबे समय तक क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा। ठीक है, अब डी भी हम कर चुके हैं। क्या है, फॉर डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, एसिड इज एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। तो आपको बताया गया था कि एसिड और वाटर की रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। अगर वाटर को सीधा एसिड में डाल देंगे तो उसके जो सॉल्यूशन है वो स्प्लैश आउट हो सकता है और जिस भी वेसल में रखा गया सॉल्यूशन को वो ब्रेक भी हो सकता है। तो इसी को देखते हुए एसिड को ड्रॉप करके वाटर में डालते हैं और स्टीयर करते रहते हैं कंटिन्यूसली, जिससे कि हीट प्रोड्यूस हो लेकिन उतनी अमाउंट में ना हो और वो आपके लिए हार्मफुल ना हो या रिस्की ना हो। ठीक, वहीं पे अब बात करते हैं ई। इसके लिए पहले हम क्लीन कर देते हैं बोर्ड को। तो यहाँ पे देखो, अब ई देखेंगे, एमोनिया इज बेस बट इट डज नॉट कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आपने अब तक जितने भी बेस पढ़े होंगे सब में OH लगा होता है, उसी को हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। देखो NaOH, KOH, ठीक है, CaOH का ट्वाइस। तो जितने भी बेस हैं सब में OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। लेकिन एमोनिया बेस है लेकिन उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। इसको आपको कारण बताना है कि कैसे बेस है जब इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही नहीं है। तो आपका जवाब होना चाहिए किसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। एक पर्सन थे, उन्होंने डेफिनेशन दिया था ब्रोस्टेड लॉरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। क्या होता है कि सिंपली जो एमोनिया होता है वो वाटर से प्रोटॉन ले लेता है, वाटर से क्या ले लेता है, प्रोटॉन ले लेता है, ठीक है, और बना देता है NH4 पॉजिटिव प्लस आपके जो हाइड्रोक्सिल आयन दे देता है, हाइड्रोक्साइड आयन दे देता है। यानी बेस हम किनको कहते हैं, जो वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो ये क्या करता है, वाटर से प्रोटॉन लेके एमोनियम आयन बन जाता है खुद और हाइड्रोक्सिल आयन दे देता है। तो ये भी हाइड्रोक्सिल आयन दे पा रहा है, तो इस वजह से बेस होता है। और ये किसके अकॉर्डिंग, ब्रोस्टेड लोरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये याद रख लेना, ठीक है। और ये रिएक्शन इसकी याद रखना, इस वजह से ये भी बेस में आता है। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है लेकिन लिस्ट नहीं है। तो द मेटल सॉल्ट इज ब्लू कलर व्हेन सॉल्ट इज हीटेड स्ट्रांगली ओवर बर्नर, then substance B present in it eliminated and the white powder C is left behind. When a few drop of liquid D is added powder C, it becomes blue again. तो A identify A B C D। तो बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है तो इम्पोर्टेंट भी है। A जो है वो है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है, ये होता है ब्लू कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, ब्लू, क्योंकि इसमें क्या होते हैं आपके सिंपली प्रेजेंट होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड में सॉल्ट के। ए हो गया। वहीं बी क्या होगा, कहा गया है कि गर्म करने पर बर्नर पे बी इसमें से रिलीज हो जाते हैं। तो जैसे इसे गर्म करेंगे तो ये जो 5H2O है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये इसमें से रिमूव हो जाता है। और वहीं पे कहा गया है कि वाइट सॉल्ट बन जाता है, सी वाइट सॉल्ट बन जाता है, जो कि हो जाएगा कॉपर सल्फेट, क्योंकि इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया है। तो ये वाइट कलर का पाउडर बन जाता है, जिसे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये भी कहते हैं। वहीं पे डी की बात करें तो इसमें डी मिलाने पर सी में वापस से ब्लू कलर आ जाता है, तो डी हमारा H2O यानी वाटर हो जाएगा। अगर रिएक्शन की बात करें तो पहला रिएक्शन था CuSO4 डॉट जो है 5H2O, इसको गर्म किया तो CuSO4 प्लस 5H2O, और वहीं पे आपके क्या फिर CuSO4 में H2O मिला दिया तो ये फिर से बन गया CuSO4 डॉट 5H2O, ठीक है, और यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल मिलाया था। तो यानी ये देखो, इसे गर्म करने पर ये आपके वाइट बन गया, ठीक है, कॉपर सल्फेट, और ये एलिमिनेट हो गया वाटर क्रिस्टलाइजेशन। फिर वाटर मिलाने पे वापस से ब्लू कलर का हो गया, वापस से ब्लू कलर का हो गया। सो ये रिएक्शंस थी। कहा गया बी राइट द केमिकल इक्वेशन, तो ये इसका केमिकल इक्वेशन हो गया, सेकेंड पार्ट था। और गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द सॉल्ट विच ऑल्सो शो द अबव प्रॉपर्टी, ऊपर जैसी प्रॉपर्टी और कौन शो करता है, तो यहाँ पे लिख लेना COCl2 कोबाल्ट जो है क्लोराइड डॉट 6H2O, हेक्साहाइड्रेट कहते हैं इसे। देखो कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, ये इसका नाम है। ये भी सेम आपके किसकी तरह, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट की तरह प्रॉपर्टी शो करता है। इसे भी हीट करेंगे, ये भी आपके जो है क्या करेगा, वाटर क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देगा, और इसी के साथ फिर पानी मिलाएंगे, वापस से आपके बन जाएगा। तो ये भी ऐसे करता है। तो ये हो गया हमारा थर्ड आंसर इसके। इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिड टर्म को देखते हुए हम आपके लिए लाए थे। ये क्वेश्चंस अगर आप करके जाते हैं तो मिड टर्म में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सिंपली इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।